हेलो स्टूडेंट्स। तो उसी चैप्टर पे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज का पहला टर्म होगा इनकम। सो इसको हम डिराइव करते हैं। इस डेफिनेशन को कैसे डिराइव करेंगे? दो टर्म से। पहले हम दो टर्म्स सीख लेते हैं, रेवेन्यू एंड दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग a good or providing a service। ठीक है, ये है हमारा रेवेन्यू का कुछ डेफिनेशन। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? दिस इज द अमाउंट स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग द गुड और सर्विस that we are providing। ये दो टर्म्स हैं। एक है रेवेन्यू, जिसे हम कह रहे हैं कि इट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो जो भी अमाउंट हमें सेल करने पे मिलती है उसे हम रेवेन्यू मान लेते हैं। तो इनडायरेक्टली हम इसे क्या मान सकते हैं? दिस इज इक्विवेलेंट टू सेल्स। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज द अमाउंट स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग द गुड और द सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। मतलब हम जो भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे बनाने के लिए, वो गुड्स को बनाने के लिए या वो सर्विस को देने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को COGS। ठीक है। अब इनकम क्या हो गया? इनकम हमारा हो गया, इसे अगर हम फॉर्मूला वेज में बोले तो हम लिखेंगे इनकम इक्वल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। सो जो भी हमारा रेवेन्यू है उसमें से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करें तो वो हमारा क्या होगा? इनकम होगा। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो वी आर स्पीकिंग फॉर वन प्रोडक्ट और वन सर्विस। तो एक के टर्म्स में हम बोल रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा के टर्म्स में बोल रहे होंगे तो हम देखते हैं थोड़े टाइम में उसे क्या बोलेंगे। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसको सेल करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो हमें पैसा मिलता है इस प्रोडक्ट को बेचने पे, या जो मनी मिलता है हमें ये सर्विस प्रोवाइड करने पे, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। और इन दोनों का डिफरेंस हो गया इनकम। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। तो अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, 11th। इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि वो एक प्रोडक्ट या एक सर्विस प्रोवाइड करने पे जो हम कमाते हैं उसे बोलते हैं इनकम। तो यहाँ पे वही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ
प्रॉफिट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या मैं बोल सकता हूँ इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हम माइनस करके एक अमाउंट निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस केस में हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे होगा, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, तो हम पूरे बिजनेस का कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे बिजनेस का कंसिडर करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वी सेल और ऑल सर्विसेज वी प्रोवाइड। वी मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला हमने, उन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल रेवेन्यू निकाल के उसे पहले लिखते हैं, और टोटल कॉस्ट क्या हो गया हमारा, उसी तरह जो भी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वी आर प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस यही हुआ, ये वर्ड ऑल। तो हम सारे कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और हम सारे कॉस्ट को किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सारे रेवेन्यूज में से, वो हमें देता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, 12th वाला टर्म, गेन। अब गेन क्या हो गया, दिस इज अ मॉनेटरी बेनिफिट that we get from certain activities in business which are incidental or happen, नहीं, हम ये incidental वर्ड हटा देते हैं, तो which that we get from certain activities in the business which occur during the accounting period। तो ऐसे कुछ गतिविधि होती है हमारे बिजनेस में साल भर में, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा होता है, जो कभी कभी होता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, सेल ऑफ अ मशीन at a value above its cost। ठीक है, मतलब लेट्स से एक मशीन है, उसकी कॉस्ट मतलब जितने में मैंने खरीदी होगी, लेट्स से ये मैंने खरीदी थी 1 अप्रैल 2026, इसको मैंने खरीदी थी 1 लाख रुपीज में।
ठीक है, अब ये मैंने 4 साल चलाया। सो लेट्स से ये 4 साल चला और 1/4/2030 में इसको बेचा मैंने। सोल्ड एट लेट्स से 1,50,000। अब मैं बस एक वेग एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो कोई मशीन आपके पास है, वो इतनी यूजफुल है कि आज भी 4 साल बाद इसको लोग खरीदने के लिए बेकरार हैं। वो इसको एक्स्ट्रा पैसा दे के लेना चाह रहे हैं, तो इसको ये खरीद रहे हैं कितने में? 1.5 लाख में। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा, ये डिफरेंस जो लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 1,50,000 माइनस 1 लाख। नेगेटिव आइटम्स को मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ। तो इसका जो डिफरेंस बचा वो हुआ 50,000। तो इसे मैं बोलूंगा फायदा, इसे मैं यहाँ पे बोलूंगा गेन। इसे गेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी कभी होता है। सो दे अकर वंस इन अ वे, दे अकर वंस इन अ वे। ये बार बार नहीं होते। आप कोई भी मशीन जो खरीदते हो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, उसे जल्दी नहीं बेचते। ये आपके लिए एक फिक्स्ड एसेट हो जाता है ना। तो इसे आप जब भी बेचोगे बेचोगे तब अगर आपके पास फायदा होता है तो उसे हम बोलते हैं गेन। ओके, नेक्स्ट। और भी कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। विनिंग अ कोर्ट केस बाय द बिजनेस। कोर्ट केस की जैसे आप इसी वर्ड को रिप्लेस कर दो, विनिंग लॉटरी इनकम। तो आपने कोई लॉटरी इनकम अर्न कर दी आपके बिजनेस ने। तो ये भी कभी कभी होने वाली चीज है। तो इन सबको भी हम क्या बोलेंगे? गेन। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हो गया? 13। ओके, अब इसे हम डिफाइन करते हैं, ये नया टर्म लॉस। इसे हम दो वेज में डिफाइन करते हैं। पहला है इट इज या इट हैपेंस firstly when our total expenses are more than our total revenues। तो जैसे हमने एक टर्म देखा था कुछ टाइम पहले, हमने देखा था प्रॉफिट का। तो यहाँ पे हम लॉस का डिफाइन कर रहे हैं। तो लॉस कब होता है हमारा? लॉस इक्वल्स टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यूज। तो ये जब वैल्यू पॉजिटिव आए तो अब इसे हम बोलते हैं लॉस। मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है और हमारे रेवेन्यूज कम है। ठीक है, फिर इट इज ऑल्सो डिफाइंड या सेकेंडली it is also defined as when
we do not get any benefit on the happening of certain expenses. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसे एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं. It is defined as when we do not get any benefit on the happening of a certain expense. अब इसका एग्जाम्पल, loss due to fire. तो आपके बिजनेस या ऑफिस स्पेस में आग लग गई, इससे आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये आपके लिए नुकसान है. तो ऐसे नुकसान जहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, जहाँ पे आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, जहाँ पे आपका खर्चा बढ़ रहा है, उसको हम बोलेंगे एक लॉस, क्योंकि आपको कुछ इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा. ठीक है, ये खर्चा करने पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा इसका. तो ऐसे खर्चे जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिले वो आपके लॉसेस होते हैं. और दूसरे वे में समझे तो ऐसे कोई जगह जहाँ पे आपके टोटल एक्सपेंसेस आपके टोटल इनकम से या रेवेन्यू से ज्यादा हो, तो उस केस में आपके पास एक लॉस होता है. तो ये दो वेज में आप समझ सकते हो लॉसेस के डेफिनेशन को. ठीक है, तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं. एक्सपेंसेस डिफर फ्रॉम losses so expenses are done to generate revenue, whereas losses are not. ठीक है, तो expenses are done to generate revenues whereas losses are not. इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं. एग्जाम्पल, depreciation is an expense. तो depreciation is an expense. depreciation I think मैंने पहले भी समझा है. depreciation means the fall in the value of a tangible fixed asset. तो जैसे कोई मशीन है आपके पास, अभी जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो मशीन की वैल्यू थी 1 लाख शुरू में. तो अब इसको यूज करते गए हम साल में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कम. अगर इस चीज को आप यूज करते गए साल में पूरे साल भर, तो हर साल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो लेट्स से ये 10% से कम हुआ, इस पे लगा डेप्रीसिएशन. ठीक है, 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000. 10,000 से कम होगा ये, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 90,000. इसको मैं बोलूंगा बुक वैल्यू. जो वैल्यू बचती है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रीसिएशन उसको बोलते हैं बुक वैल्यू. सो बुक वैल्यू आज इसकी कितनी हो गई, 90,000. लेट्स से ये थी साल के बिगनिंग में, लेट्स से 1/4/2026 को, और ये डेप्रीसिएशन ईयर के एंड में लगा, तो इसका 31 मार्च ऑफ 2027 को इतनी वैल्यू बच गई, जिसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू. ये आप ध्यान रख लेना. इसे हम बोलते थे कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट.
जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी जब हमने खरीदी। ओके, ये मैं लिख देता हूँ परचेस्ड। साल के शुरू में 1 लाख की मशीन, उस पर 10% डेप्रीसिएशन, साल के अंत में उसकी बुक वैल्यू बच गई 90,000। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस। तो ये जो खर्चा हुआ ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सपेंस। और ऊपर हमने क्या लिखा है इसी लाइन में, एक्सपेंसेस आर डन टू जनरेट रेवेन्यूज वेयर एज लॉसेस आर नॉट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमने एक्सपेंस किया है। क्यों किया, ये मशीन को क्यों चलाया हमारे बिजनेस में, टू अर्न रेवेन्यू, है ना। हमने ये क्यों किया, रीजन था टू अर्न रेवेन्यू, ये इसका रीजन था। पर अगर हमने इसका दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, इफ machine, ये same machine is stolen, which costs 1 lakh, then this will be a loss। ठीक है, इसको मैं कौन सा लॉस बोलूंगा, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ठीक है, तो ये ऐसा जो लॉस हुआ है, ये किस केस में हुआ, इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या कुछ अर्न किया, कुछ रेवेन्यू अर्न किया, तो ये हमारे लिए क्या था, ये तो हमारे लिए लॉस है। क्यों, क्योंकि देयर इज नो रीजन कि इसको करने से हमें कुछ रेवेन्यू होगा, बिकॉज नो रेवेन्यू इज अर्नड ड्यू टू दिस एक्सपेंस। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है यहाँ पे जो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट है परचेसेस। सो परचेसेस, दे आर the expenses done in what the business is dealing। ठीक है, तो ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आप डील कर रहे हो बिजनेस में। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप हमेशा जब भी परचेसेस लिखते हो, आप लिख रहे हो कि आप रॉ मटेरियल्स में डील कर रहे हो या फिनिश्ड गुड्स में डील कर रहे हो। आप रॉ मटेरियल्स में कब परचेस कुछ करते, जब आप कोई मैन्युफैक्चरर हो। आप फिनिश गुड्स में कब डील करते, जब आप कोई ट्रेडर हो, है ना। तो परचेसेस हमेशा किस केस में काम आता है, परचेसेस हमेशा उस केस में काम आएगा जब हम गुड्स में डील करेंगे। सो गुड्स हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट होगा जिसकी वजह से हम परचेसेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब ये गुड्स के साथ आप यहाँ पे सर्विसेज भी लिख सकते हो, क्योंकि आप कोई सर्विस भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, उस केस में
ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी के साथ में आप इसका जो अकम्पनिंग टर्म होता है वो समझ सकते हो। एक होता है परचेस रिटर्न। So purchase return, they are the return of our goods या services to those we got it from। कभी कभी क्या होता है, हम हमारे जो परचेसेस जो कर रहे हैं हम उसको रिटर्न भी कर देते हैं वापस। ठीक है, तो अगर हम ये रिटर्न कर रहे हैं तो उस टाइम हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ आवर गुड्स और सर्विसेज टू दोज फ्रॉम होम वी गॉट इट। ठीक है, तो उस टाइम हम करते हैं परचेस रिटर्न। अब दो और पॉइंट आप यहाँ पे समझ लो, इसके और भी कुछ नाम होते हैं। परचेस रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स। तो ऐसे याद रख लो कि आपने परचेस करी, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो आपके बिजनेस से वो बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक उसका दूसरा नाम हो गया। अब एक और पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे है कि परचेसेस कैन बी इन कैश और क्रेडिट। तो या तो ये कैश में होंगे, जब आप किसी से गुड्स खरीदते हो तो या तो आप उनको कैश पे करके ये गुड्स लोगे, या तो आप क्या करोगे, उधार पे लोगे। क्रेडिट मतलब उधार। ठीक है, सो क्रेडिट इज मीनिंग उधार। उधार। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब इसी के जैसा एक और टर्म आता है, यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट लिखा था, 14, तो 15, सेल्स। सो जस्ट लाइक परचेसेस, यहाँ पे हम सेल्स की बात कर रहे हैं। और सेल्स में भी अगर आप सेल्स की बात करो तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वी आर डीलिंग विद व्हेन वी सेल गुड्स और सर्विसेज। सेल मतलब प्रोवाइड, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड। So when we provide our goods or services to our customers, it is known as our sales। ठीक है, तो जैसे अभी समझा था, तो इसका भी वैसे ही टाइप्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सेल्स इक्वल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टोटल सेल्स। सो टोटल सेल्स इक्वल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स मतलब जब मैंने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करी और मुझे कैश मिला उस पे। क्रेडिट सेल्स मतलब जब मैंने ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी पर मेरे को पैसे नहीं मिले, मुझे उस सामने वाले बंदे ने कहा कि वो हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करे, तो उनके हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स।
ठीक है। इसी के साथ इसका दूसरा टर्म आ जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगा? व्हेन द कस्टमर या व्हेन आ कस्टमर कर दो इसको, returns the goods or services to us, then it is our sales return. अब इसी का एक और नाम इसको बोलते हैं, it is also called return inwards. ठीक है। सो आप ऐसे सोच सकते हो, आपने गुड्स बेचे तो बाहर गए, अब सामने वाला आपको वापस दे रहा है तो वापस आपके पास आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो इनवर्ड्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट 16। सो नेक्स्ट है गुड्स। So they are the products in which the business deals. It could be raw materials or finished products. ठीक है, ये वैसा ही है जो मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था। अगर हम रॉ मटेरियल्स में डील कर रहे हैं तो हम क्या होंगे? मैन्युफैक्चरर्स। अगर हम फिनिश प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिसको हम वापस से बेचने वाले हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम ट्रेडर्स हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि गुड्स और एसेट्स में कुछ डिफरेंस होता है। तो हम कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेट्स से फर्नीचर हमने खरीदा एग्जाम्पल में, फॉर अ फर्नीचर डीलर for a furniture dealer, buying wood would mean goods, whereas for a cloth merchant, buying furniture would mean an asset। तो आप समझो यहाँ पे डिफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं। एक फर्नीचर डीलर जो डीलिंग किसमें करता है? फर्नीचर में। वो लकड़ियां खरीदता है या फर्नीचर ही खरीदता है और उसी को थोड़े अमाउंट पे ज्यादा पे बेच देता है। तो बाइंग वुड या यहाँ पे बाइंग फर्नीचर भी लिख सकते हो आप, और फर्नीचर इट वुड मीन गुड्स। उसके लिए वो क्या है? वो गुड्स है, क्योंकि वो उसी में डीलिंग करता है, वो वही चीज बेचता है वापस। पर एक क्लॉथ मर्चेंट के लिए जो कपड़ा बेचता है, कोई दुकानदार जो कपड़ा बेचता है, उसके लिए फर्नीचर खरीदना, उसके लिए वो हो जाएगा एक एसेट। तो ये डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है, ये समझना है यहाँ पे। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फॉर
a business buying stationery would be an expense, but for a stationery trader, it would be goods. मतलब क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे, किसी बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदना, स्टेशनरी भी काम आती है ना, तो स्टेशनरी उसने खरीदी तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, एक खर्चा हो जाएगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा। पर किसी स्टेशनरी ट्रेडर के लिए, किसी दुकानदार जो स्टेशनरी रखता है अपने दुकान में, जो बच्चे आके खरीद के लेके जाते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए ये हो जाएंगे गुड्स जो वो रख रहा है। ठीक है, वही सेम बात है जो ऊपर हमने समझी है, बस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। तो आई थिंक ये 16th है, नहीं 17th है शायद, 17th। ओके, सो नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड। सो स्टॉक इन ट्रेड, वापस से ये एक टर्म कभी कभी आ सकता है, तो दिस मीन्स दिस इज द स्टॉक। स्टॉक का मतलब गुड्स, आप मान सकते हो स्टॉक इज goods. This is the stock या goods which is lying with a business which is doing trading of goods। तो ऐसे कोई बिजनेस जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो बस मटेरियल्स खरीदते हैं और उसी पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी डाल के उसको बेचते हैं, उसका कॉस्ट बढ़ा के, तो इन्हें बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो ऐसा कोई स्टॉक या ऐसे कोई गुड्स, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, wood sold by a wooden या wood trader लिख सकते हैं, wood trader और timber merchant। ठीक है, तो लकड़ी बेचा किसने, किसी ट्रेडर ने जो लकड़ी का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं टिम्बर मर्चेंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये स्टॉक है, ये गुड्स हैं उसके, जिसको वो थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे बेच रहा है लोगों को खरीदने के लिए, तो वो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है यहाँ पे। तो इस टर्म को आप इस वे में समझ सकते हो, स्टॉक इन ट्रेड। इसमें आप दो चीज लिख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। So opening stock is the value of the goods lying unsold at the beginning of the accounting period। और similarly closing stock हो गया the value of goods lying unsold
at the end of the accounting period. तो ये वो वैल्यू है उस स्टॉक की या उन गुड्स की जो आपके पास रखे हुए हैं साल के शुरू में, या वो वैल्यू जो आपके पास उन गुड्स की रखी हुई है साल के एंड में। साल कौन सा? अकाउंटिंग है जो आप कंसिडर कर रहे हो, पीरियड अंडर कंसिडरेशन वो बिजनेस के चलने का। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट 18th पॉइंट, इसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को हम मान सकते हैं इट मे मीन स्टॉक। सो इट मे मीन स्टॉक, तो हम इसे स्टॉक मान सकते हैं। अब ये स्टॉक किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, जैसे थोड़ी टाइम पहले भी हमने समझा था, अब हम इसे और बारीकी से समझ सकते हैं, इसको और तोड़ सकते हैं। तो इन्वेंट्री को हम और तोड़ेंगे। पहला होगा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इससे पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक which is going to be used, या मैं वैल्यू हटा देता हूँ, इट इज द स्टॉक इन फैक्ट the stock which is going to be used to make goods in the business। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब द स्टॉक विच इज गोइंग टू बी यूज्ड टू मेक गुड्स इन द बिजनेस। तो ऐसा जो रॉ मटेरियल आपके पास रखा हुआ है, वो जो आप यूज करने वाले हो गुड्स बनाने के लिए, जिसमें आपकी बिजनेस डील करती है, उसे आप बोलते हो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल क्लॉथ हो सकता है, मैं क्लॉथ में डील करता हूँ, मेरा रॉ मटेरियल वो है, या मैं लकड़ी में डील करता हूँ, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। So the stock of goods which is in progress to get converted into a finished product। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप एक मान लो कि ऐसे कभी कभी कुछ रॉ मटेरियल्स आप अपने मशीन्स में डालते हो और उससे कुछ फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, पर अभी बना नहीं है। तो ऐसी इन्वेंट्री अगर आपके पास बच जाए, ऐसा स्टॉक अगर आपके पास बच जाए, तो उसे आप क्या बोलोगे? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके पास इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स।
So the stock of goods which is the actual finished product is the inventory of finished goods. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स अब क्या हो जाएंगे हमारे, जो भी स्टॉक बचा है हमारे पास, आपके जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, जिसके जो भी आप जिसमें फाइनल प्रोडक्ट बना रहे थे, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया और आपके पास साल के एंड में ये बच गया। तो ये सब जो अमाउंट्स आपके पास आ रहे हैं, ये सब साल के एंड में आपके पास बच रहे हैं। जैसे ये भी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स कब था, एट द ईयर एंड। यहाँ पे आप लिख सकते हो एट ईयर एंड। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट ईयर एंड। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट ईयर एंड। तो लेट्स से आपके बिजनेस ने बिजनेस चालू किया और इस साल 2026 में आपका साल चालू होता है, वन फोर 2026 को, और साल खत्म होता है 31 मार्च 2027 को। तो इस केस में आप कौन सा डेट याद रख रहे हो जहाँ पे आप ये इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हो, 31 मार्च 2027। ये तीनों इन्वेंट्रीज जो आपने कैलकुलेट करी, ये कब कब करी, एट द ईयर एंड। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास इतना इतना स्टॉक बच गया साल के अंत में, उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर हमारे पास कुछ पूरे के पूरे रॉ मटेरियल्स बच गए, जैसे क्लॉथ, वुड एक्सेट्रा। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे इसका मतलब हुआ कि हमारा, लेट्स से हमारे मशीन्स चालू थे और साल खत्म हो गया, और उसके बीच में जब हमने मशीन बंद की तो थोड़ा बहुत मटेरियल उसमें रखा रह गया। तो ये बहुत सारे मशीन्स होंगे आपके बिजनेस में, आपके फैक्ट्री में। आप अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो तो बहुत सारे होंगे मशीन्स। तो इतना सारा इन्वेंट्री बस रह गया, उसमें कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ना तो ये रॉ मटेरियल्स के स्टेज में, ना तो ये फिनिश प्रोडक्ट्स के स्टेज में, तो इन्हें हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर ऐसे भी कुछ होंगे जो साल के एंड में लास्ट डेट पे बन गए फिनिश गुड्स के तरीके के सामान, पर हम उसे बेच नहीं पाए, तो इसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये तीन जो इन्वेंट्रीज होती है, इन तीन को हम पहले साल में किसी भी बिजनेस के उसके पहले साल में क्या मानेंगे, उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर। और वो सेम वे में अगले साल जब वो नया साल चालू होगा तो उसका ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट जो आप यहाँ ध्यान रख सकते हो, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये तीन जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तीन, ये आपके कब होंगे, किसी बिजनेस के कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में ये तीनों इन्वेंट्रीज आएंगे, ये किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएंगे। ये तीनों इन्वेंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। जब आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास रॉ मटेरियल्स भी होंगे, आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, आपके पास फिनिश गुड्स भी होंगे। तो ये तीनों इन्वेंट्रीज उन लोगों के लिए होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, द अबव थ्री इन्वेंट्रीज are applicable to be present in case the business is a manufacturing business। ठीक है,
अब एक नेक्स्ट वाला होता है जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ, पढ़ रखा है आपने, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये वो वाली इन्वेंट्री है, दिस इज द स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स क्या हैं? those products in which the business deals. So this is the stock of goods lying unsold, वापस से साल के अंत में, with a trader। तो ये कौन सी हो गई? ये उस जने के लिए हो गई जो ट्रेडर है। तो वापस से एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके पास क्या रह गया? उसके पास रह गया इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। किसके पास? जो ट्रेडर है। तो ट्रेडर के पास इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड होगा, मैन्युफैक्चरर के पास इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट 19। अब लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ट्रेड रिसीवेबल्स आप ध्यान रख सकते हो, दिस इज the amount which a business will get back from its debtors and bills receivable। तो यहाँ पे इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल्स equals debtors plus bills receivable। ठीक है, अब ये बहुत टाइम से रह रहा है ये डिफाइन करना, तो अब हम डिफाइन करते हैं। पहला है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? दे आर द इंडिविजुअल्स or firms which have taken goods from our business but have not yet paid up for them। तो कुछ टाइम पहले जब हमने ये समझा था, जब कोई गुड्स हमसे लेता है और हमें पे नहीं करता, तो वो गुड्स कौन से बेसिस पे ले रहा है? वो गुड्स हमारे से क्रेडिट बेसिस पे ले रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम ऐसे लोगों को बोलते हैं डेटर्स। वो कब पे करेंगे हमें? पे करेंगे हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यहाँ पे लिख देते हैं दे आर assumed to pay us back, pay us within 3 to 6 months। ठीक है, सो दे आर
करंट एसेट्स। साल के अंत साल के अंदर ही हमें ये पे करने वाले हैं, 3 से 6 महीने के अंदर। इन्हें क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। ठीक है। सो लिख दिया हमने डेटर्स का डेफिनेशन। दे आर इंडिविजुअल्स ऑफ फर्म्स। कभी कभी कोई बिजनेस या कोई इंडिविजुअल हमसे पैसे लेते हैं, पैसे नहीं लेते, सॉरी, वो हमसे क्या लेते हैं? गुड्स लेते हैं, और उन गुड्स के लिए हमें पैसे नहीं देते हैं उसी टाइम जब वो लेते हैं ये गुड्स। वो कहते हैं कि हम थोड़े टाइम बाद में देंगे, हो सकता है 6 से 7 या 3 से 6 महीने के अंदर वो हमें पैसे दे दें, तो उन्हें हम बोलेंगे डेटर्स। ठीक है। एक और पॉइंट लिख देते हैं, दे कंटिन्यू टू रिमेन as debtors so long as they have not paid us। तो ये लोग हमारे डेटर्स कब तक रहेंगे? जब तक ये हमारे पैसे वापस नहीं करें, जो गुड्स इन्होंने लिए हैं उसके। ठीक है। अब एक और टर्म आता है, इसी के नीचे लिख देते हैं, बिल्स रिसीवेबल। तो अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक डायग्राम से। हो सकता है हमारे पास एक डेटर है, ये डेटर ने हमसे गुड्स तो लिए हैं, लेट्स से इसने लिए 10,000 रुपए के। तो ये डेटर हमारे लिए कितने का है? 10,000। ये हमें पैसे देने वाला है कितने टाइम में? 3 से 6 महीने के अंदर हम अज्यूम करते हैं। तो इसने हमसे गुड्स लिए। अब हम क्या करेंगे? हम हमारे को अपने को इस तरफ बना देते हैं। ठीक है। लेट्स अज्यूम ये बिजनेस है। अब डेटर हमें पैसे कब देने वाला है? 3 से 6 मंथ्स में। ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमें ये पैसे जो मिलने वाले थे 3 से 6 महीने के बाद, इसके लिए हम इससे गारंटी लेना चाह रहे हैं कि ये पे करेगा। वरना क्या हो सकता है, ये बाद में ऐसे मना कर दे कि मैंने तो गुड्स लिए ही नहीं थे। तो इससे गारंटी लेना मतलब एक, हम क्या बना के देंगे इसको? एक बिल रिसीवेबल। उसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ठीक है। हम इसे एक बिल रिसीवेबल बना के देंगे। तो हम यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हम हो जाएंगे ड्रॉ। हमने ये बिल बनाया तो हम ड्रॉवर हो जाते हैं। और ये डेटर जिसको हम भेजते हैं, इसको, इसका काम क्या है यहाँ पे? इसको एक्सेप्ट करना। इसका काम है जो हमने भेजा उसको एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करना? बिल रिसीवेबल को। तो इस डेटर को हम बोलेंगे ड्रॉ ई। ठीक है। अब इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया सपोज, और इसने इसे वापस हमारे पास भेज दिया। तो डेटर ने एक्सेप्ट कर दिया, हमारे पास भेज दिया। अब हमारे पास, इसने एक्सेप्ट कैसे करके भेजा? इसने इस पे साइन कर दिया और इसने हमें वापस भेजा। तो अब हो क्या रहा है? हमने हमारे डेटर को इस केस में हम बोलेंगे एक बिल रिसीवेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो बिल रिसीवेबल वैसे क्या हो गया? जैसे हमारे लिए डेटर एक करंट एसेट था, तो ये भी हमारे लिए एक करंट एसेट है। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ करंट एसेट।
तो इस केस में आप क्या बोल रहे हो कि द डेटर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या है, बिल रिसीवेबल, converts for the business into a bill receivable। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि एक बिल रिसीवेबल बनता है तो क्या होने वाला होता है, आपको ये दिमाग में रखना है जो मैंने स्क्रीन पे बनाया है। हम बिजनेस थे, हमने गुड्स बेचे एक डेटर को, डेटर हमें लेट्स से 10,000 रुपए देने वाला था और वो 3 से 6 महीने में हमें वो वापस देने वाला था। पर हमें उसके लिए कुछ गारंटी चाहिए था कि वो हमें पैसे देगा। तो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉअर की तरह बिहेव करेंगे। ड्रॉ मतलब कुछ बनाना यहाँ पे। तो हम क्या बना रहे हैं, एक बिल रिसीवेबल। इट्स लाइक एक पेपर डॉक्यूमेंट, उस पे आप ये लिख के दे रहे हो ड्रॉअर को, ड्रॉई को, कि आप हमें पे करोगे 3 से 6 महीने बाद, और आप उसके पास भेज रहे हो। तो आप जो ड्रॉअर थे आपने ये बना के दे भेज दिया डेटर को। डेटर ने क्या किया, उस पे साइन किया और उसको आपको वापस भेज दिया। तो ये काइंड ऑफ प्रूफ है, रिटन प्रूफ है कि ये डेटर बाद में ऐसे नहीं बोले कि मैं पैसे क्यों दूंगा आपको, वो भूल नहीं जाएगा। तो ये आपके पास प्रूफ रहेगा कि ये बाद में पैसे देगा आपको, और अगर नहीं दे रहा होगा तो आप उसको जाके दिखा सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रूफ। ये इसी प्रोसेस को हम क्या बना रहे हैं, एक बिल रिसीवेबल बनने का जरिया। तो डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, आपके बिल रिसीवेबल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसी तरह एक होता है, आई थिंक पॉइंट नंबर 20 है अब। चलो पॉइंट नंबर 20, इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, ट्रेड पेबल्स। सो वापस से ट्रेड पेबल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेड पेबल्स इक्वल्स क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ओके, सो पहले क्रेडिटर्स को डिफाइन कर देते हैं। Whenever we purchase goods on credit but have not paid for them, then our suppliers of goods will be our creditors। तो हमने क्या किया, हमने गुड्स तो खरीदे सामने वाले से, हमारे सप्लायर से, पर हमने उसको पैसे नहीं दिए। हमने कहा कि हम 3-4 महीने बाद देंगे पैसे। तो उस टाइम के लिए, जब तक ये लोगों को हम पैसे नहीं देते, उस टाइम तक ये हमारे लिए क्या होंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, सेम वे में जैसे डेटर्स थे। अब इसी के नीचे एक और टर्म जो अभी देखा था हमने, उसका ऑपोजिट यहाँ पे लिखते हैं, ट्रेड, सॉरी नॉट ट्रेड, बिल्स। पेबल। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि क्रेडिटर्स हैं हमारे कुछ क्रेडिटर्स,
10,000 के हैं, ठीक है। इन्हें हमें पैसे देने थे, ठीक है। ये अगर जो क्रेडिटर्स हैं वो हमसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं, तो क्रेडिटर्स किस में कन्वर्ट होंगे हम? अब बिल्स पेएबल। तो इसमें हम क्या मान रहे हैं कि जिससे हमने ये गुड्स खरीदे थे वो हमें क्या भेज रहा है? वो हमें कुछ भेज रहा है जिस पे हम साइन कर रहे हैं और उसे वापस दे रहे हैं, तो वो उसके लिए प्रूफ हो गया सामने वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्स पेएबल में। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं दीज आर फाउंड when the drawer draws upon the business a bill of exchange so that we would pay them up later. ओके, ठीक है। तुम्हारे क्रेडिटर्स ने हमें एक बिल्स टेबल बना के दिया, उस पे हमने साइन किया, हमने वापस इस क्रेडिटर को भेज दिया एक क्रेडिटर के पास, तब वो एक बिल्स पेबल कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें कि क्रेडिटर्स किस में कन्वर्ट हो गए? बिल्स पेबल में। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट 21, वाउचर। This is a document which provides an authorization to pay, and because of which transactions are first of all recorded in the books of accounts, ठीक है। So these are some documents which provide an authorization to pay. कभी कभी आपके पास कभी किसी को पे करना होता है तो कंपनी क्या बनाती है? एक वाउचर। हर कंपनी का एक अलग वाउचर होता है। इट डिपेंड्स, its format depends upon the company and may vary from one company to another, ठीक है। एक कंपनी से दूसरे तक ये वेरी करेगा। Because of this also transactions are first of all recorded in the books of accounts. तो आप वाउचर्स देख के ट्रांजैक्शंस पहली बार अपने बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हो, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट, डिस्काउंट। सो 22nd टर्म, डिस्काउंट। It is a reduction in
the price of goods. Now this is of two types. पहला होता है trade discount. So it is given when goods are purchased in bulk. तो जब आप गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तब आपको कोई डिस्काउंट देता है सामने वाला जहां से आप खरीदते हो, कस्टमर नहीं, आपके सप्लायर। तो उन्हें उसे हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट. सो इट इज गिवन व्हेन गुड्स आर परचेस्ड इन बल्क ऑन द लिस्ट प्राइस or catalog price. एक और important point, it is not recorded in the books of accounts. तो आप इसे लिख के नहीं दिखाते हो, आप इसे बस माइनस कर देते हो. आपकी जो लिस्ट प्राइस है जितने की गुड्स थी उतने में से माइनस करके आप दिखा देते हो. इसे ये कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. फिर दूसरा है कैश डिस्काउंट. It is given for prompt payment of goods. ठीक है. तो हो सकता है कि आपने बोला था कि ये गुड्स जो आप खरीद रहे हो क्रेडिट पे वो आप पे करोगे 1 महीने बाद. पर हो सकता है कि सामने वाले को पैसे आज ही चाहिए या 1-2 दिन में चाहिए, तो वो आपसे एक रिक्वेस्ट कर दे 1 दिन बाद. वो आपके पास फोन आए उसका और वो बोले कि अगर आप आज ही पे कर दो या आज या कल तक पे कर दो तो मैं आपको फर्दर डिस्काउंट दे सकता हूँ. तो ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट. इसका पॉइंट, दिस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो ये डिस्काउंट आप दिखाते हो, इसकी अकाउंटिंग करके दिखाते हो. ठीक है. नेक्स्ट 23rd, बैड डेट्स. तो बैड डेट्स दे आर the losses which a business faces when a debtor does not pay up. तो हो सकते हैं कोई डेटर्स, जैसे हमने देखा था कि 10,000 रुपए के डेटर्स थे, उसमें से कुछ लोग, बहुत सारे होते हैं ना डेटर्स, तो उसमें से कुछ हम मान लेते हैं कि हमें पैसे नहीं देंगे, तो ये हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स. ठीक है. नेक्स्ट 24th, इंसॉल्वेंट. When any person or business is unable to pay us our money for the goods that they purchased
then they are said to be insolvent. ठीक है 25th okay revenue from operations. So this is the revenue. रेवेन्यू मतलब हमने जैसे देखा था सेल्स सेल्स करने पे जो पैसे मिलते हैं वो हमें रेवेन्यू बोलते हैं तो दिस इज द रेवेन्यू विच वी अर्न फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटीज अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं एग्जाम्पल फॉर अ फर्नीचर डीलर selling furniture and earning is said to be his revenue. However, earning interest on a loan given to another person is not revenue from operations as giving a loan is not his main business activity. ठीक है किसी भी फर्नीचर डीलर ने अगर फर्नीचर बेच के पैसे कमाए तो उसे हम बोलेंगे उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर उसने किसी को लोन दिया और उससे उसको इंटरेस्ट मिला तो वो उसके लिए इनकम तो है पर वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है ठीक है ये हम समझ रहे हैं यहाँ पे तो 25 हो गया 26 investment this is the money put in by a business in purchase of shares or debentures ठीक है तो जब किसी बिजनेस ने अपने पैसे शेयर्स या डिबेंचर्स किसी दूसरे कंपनी का खरीदने में लगाए हैं तो उसे हम बोलेंगे उस कंपनी का उस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट और एक और टर्म लाइव स्टॉक this means the cattle
owned by the business। किसी भी बिजनेस के पास हो सकता है गाय या घोड़े, ऐसी चीजें हो, तो वो उसके लिए क्या है, वो एसेट है। तो उसे हम कौन से एसेट के नाम से बताते हैं, लाइफ स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर हम आके रुक जाते हैं। ये सारे टर्म्स आप ध्यान रख लो, ये बहुत काम आएंगे। एंड टिल वी मीट अगेन, ये चैप्टर ढंग से पढ़ लेना बुक से, सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे अब तो। ऑल द बेस्ट।